नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, यह टॉपिक है दोस्तों भारत में इस्लाम सत्ता का जो यहाँ पे परमानेंट अधिकार हो गया था। तो किस प्रकार से भारत में जो यहाँ पे तुर्क इस्लाम थे, उन्होंने भारत में यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने ये टॉपिक बनाया है। और दोस्तों यहाँ पे जो भारत में मुस्लिम तुर्क शासक थे जिन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया था, यह प्रायः दोस्तों मोहम्मद गौरी थे। तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण हुआ था, गजनवी का जो मुख्य प्रारंभिक उद्देश्य था, यह भारत में केवल धन की लूट करना और अधिक से अधिक पैसे, संपत्ति या सोने को प्राप्त करना, और बाद में यह उद्देश्य इसके साथ साथ परिवर्तित होकर यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों को क्षति पहुंचाना और मंदिरों की मूर्ति को तोड़ना, यह बन गया था। ये मैंने लास्ट टॉपिक में बनाया है, लास्ट वीडियो में बनाया है। इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे लास्ट वीडियो को यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी ने जब भारत में अपना आक्रमण किया था, दोस्तों मोहम्मद गौरी जो थे ना, यह अफगानिस्तान में जो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद यहाँ पे जो इनका साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य, यह प्रायः समाप्त हो गया था। और जो ये मोहम्मद गौरी थे, यह गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक प्रदेश था जिसका नाम था गौर प्रदेश। गौर प्रदेश था। और यहाँ पे दोस्तों जो ये गौर प्रदेश था, यह गजनी और हेरात के मध्य एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम था गौर प्रदेश, जिसका नाम था गौर प्रदेश। और गौर प्रदेश में एक राजवंश उभर कर आया था यहाँ पे महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद, जिसका नाम था संसवानी वंश, जिसका नाम था संसवानी वंश। तो इस संसवानी वंश के शासक थे यहाँ पे कुतुबुद्दीन हसन। संसवानी वंश के शासक थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। इनके कुल 6 पुत्र थे, इनके 6 पुत्र थे। और मोहम्मद गौरी जो था वह इनका ही पुत्र था। मोहम्मद गौरी जो था इनका ही पुत्र था। मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था, यह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या उर्फ मुइजुद्दीन महमूद गौरी था। इनका मूल नाम जो था यह था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन महमूद गौरी। तो दोस्तों इस प्रकार से महमूद गौरी ने जो अपना आक्रमण भारत में यहाँ शुरू किया था, मोहम्मद गौरी को भी पता था यहाँ पे कि भारत में काफी धन संपदा है। महमूद गौरी भारत में इस संपदा को लूटने के साथ साथ भारत में तुर्क सत्ता या तुर्क इस्लाम सत्ता को भी यहाँ पे स्थापित करना चाहते थे। यह इनके मुख्य उद्देश्य थे। यह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। भारत में जो महमूद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किया था, यह 1175 में किया था। 1175 में इन्होंने आक्रमण किया था यहाँ मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान उस समय भारत का ही अंग था, अभिन्न अंग था। मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तानी मिट्टी के लिए या चिकनी मिट्टी के बर्तनों हेतु काफी ज्यादा प्रसिद्ध है मुल्तान। तो इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण इनका सफल हुआ था दोस्तों, यह आक्रमण इनका सफल हुआ था। तो इसी तर्ज में दोस्तों भारत में जो भी राजपूत शासक शासन करते थे, यहाँ पर गुजरात में जो राजपूत शासक थे, पाटन गुजरात में, या चालुक्य वंशी शासक या यहाँ पे चालुक्य वंशी शासक थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। चालुक्य वंशी शासक या इन्हें सोलंकी वंशी शासक के नाम से भी जाना जाता है, या मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय थे। और इसी तर्ज पर दोस्तों हमारे यहाँ कन्नौज में जो शासन था, कन्नौज में यहाँ पे गहड़वाल वंश के शासक जयचंद का शासन था। और अजमेर में जो शासन था दोस्तों, अजमेर में राजपूत शाही राजवंश के शासक चौहानों का शासन था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान या भारतीय इतिहास में जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय, एक हिंदू शासक थे, राजपूत शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय, इनका शासन था। और दिल्ली में जो शासन था, अजमेर के शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। इनके नाना थे जिनका नाम था तोमर वंशीय शासक, और इनके जो नाना थे जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। तो दोस्तों दिल्ली को बसाने का श्रेय तोमर वंशीय शासकों को जाता है और अनंगपाल तोमर ने यहाँ पे दिल्ली को बसाया था। तो जो यहाँ पे अनंगपाल तोमर थे, यह प्रायः पृथ्वीराज चौहान के नाना थे और इनके कोई भी पुत्र नहीं थे। तो इस प्रकार से दिल्ली की जो सत्ता थी, तोमर वंशीय सत्ता, और अजमेर की जो चौहान वंशीय सत्ता थी, इसके शासक प्रायः पृथ्वीराज तृतीय थे, क्योंकि इनके नाना की कोई संतानें नहीं थी। तो इस प्रकार से जो महमूद गौरी भारत पर आए थे, इनका जो भारत में शासन करने का उद्देश्य था, यह प्रायः कन्नौज में था। तो कन्नौज को जीतने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1178 में यहाँ
पाटन गुजरात में आक्रमण किया था। पाटन गुजरात में चालुक्य वंशीय शासक या सोलंकी वंशी शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय शासन थे। तो इसमें इन्हें मोहम्मद गौरी को दोस्तों यहाँ पे प्रायः पराजय का सामना करना पड़ा था 1178 में जब इन्होंने आक्रमण किया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों 1179 में महमूद गौरी ने यहाँ पे पेशावर और सियालकोट को जीता था। पेशावर प्रायः पाकिस्तान में पड़ती है। पेशावर और सियालकोट को जीतते हुए यह भारत की ओर प्रवेश हुआ था। तो दोस्तों फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे अजमेर में आक्रमण किया था। अपना अजमेर के जो शासक थे यहाँ पे इनके बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है किसी भी पेपर में। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। यह प्रायः पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गौरी के मध्य हुआ था। जो इनके स्थानीय शासक थे पृथ्वीराज चौहान के, इन्हें इनका सहयोग प्राप्त हुआ था और इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी को यहाँ पे प्रायः पराजय का सामना करना पड़ता है। फिर इस प्रकार से 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें प्रायः पृथ्वीराज तृतीय या जिन्हें भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, यह जीतते हैं इस युद्ध में। फिर बाद में दोस्तों ठीक एक साल के बाद 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पूछता है भारतीय इतिहास किसी भी पेपर में तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह प्रायः 1192 में हुआ था और यह सेम लोगों के बीच हुआ था दोस्तों। 1192 में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लेकिन इस युद्ध में था यह कि पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने पहला युद्ध जीता था। इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई तैयारी नहीं करी थी इस युद्ध को लेते हुए, लेकिन महमूद गौरी यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार होते हुए आए थे इस युद्ध में। और इस युद्ध के समय क्या था कि जैसे जो गहड़वाल वंश के शासक थे, जिनका नाम था यहाँ पे जयचंद, तो दोस्तों जयचंद के साथ भी यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के जो रिलेशन थे यह काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं, जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, इनका अपहरण कर पृथ्वीराज चौहान ने इनसे प्रेम विवाह किया था। तो गहड़वाल वंश के जो शासक थे जयचंद, यह भी प्रायः पृथ्वीराज चौहान के या पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ हो गए थे। तो इस प्रकार से इनके जो स्थानीय शासक थे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के, इनको भी तराइन के द्वितीय युद्ध में किन्हीं भी राजपूत शासकों का इन्हें प्रायः यहाँ पे सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। तो 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों यहाँ पे प्रायः पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ता है इनको और इन्हें युद्ध भूमि में मार दिया जाता है। तो दोस्तों इतिहासकारों के इनसे संबंधित अनेक मत हैं, इतिहासकार इनसे संबंधित अनेक यहाँ पे चर्चाएं करते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी ने युद्ध भूमि में मार दिया था, और कुछ बताते हैं कि इनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई, जिन्होंने इनसे संबंधित पृथ्वीराज रासो लिखी है, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी ने किसी कारागार में डाल दिया था। यह इनसे संबंधित चर्चाएं होती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी प्रायः जीत जाते हैं, तो इनको भारत की सत्ता प्राप्त होती है। इसके पश्चात यह भारत में इस्लाम सत्ता को अपनी स्थापित करते हैं और यह तुर्क थे। तुर्क इस्लाम सत्ता प्रायः 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में स्थापित हो जाती है। फिर 1194 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चंद्रावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंद्रावर विच वॉज हेल्ड 1194, और यह जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जयचंद ने कहीं ना कहीं पूर्व में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, तो इसलिए जयचंद को यहाँ पे 1194 में मोहम्मद गौरी पराजित करते हैं, जिसमें इनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी पार्टिसिपेट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जयचंद को कहीं ना कहीं जो जयचंद शब्द का प्रयोग होता है यह प्रायः दगाबाज के लिए प्रयोग होता है। जयचंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दगाबाज, क्योंकि
कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी की सत्ता भारत में स्थापित करने के लिए, मोहम्मद गौरी की सत्ता भारत में एस्टेब्लिश करने के लिए जयचंद ने इनका साथ दिया था। तो इस प्रकार से जयचंद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है यह कहीं ना कहीं दगाबाज होता है। तो दोस्तों इसी क्रम में यहाँ पे महमूद गौरी की भारत में सत्ता स्थापित हो गई थी। महमूद गौरी ने जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी, यह भारत की जो सत्ता थी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर प्रायः अपने प्रदेश अफगानिस्तान काबुल में जो था गजनी प्रदेश, वह गजनी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे गजनी जब यह चले जाते हैं, अफगानिस्तान गौर प्रदेश में जब यह चले जाते हैं, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंप कर जाते हैं। दोस्तों इनके प्रायः भारतीय इतिहास में 3 गुलाम होते हैं कुतुबुद्दीन महमूद गौरी के, और महमूद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था। तो इस प्रकार से इनके जो गुलाम थे, यह गुलाम थे दोस्तों ताजुद्दीन एल्दौज, जिसे महमूद गौरी द्वारा गजनी का शासक नियुक्त किया था। और इनके दूसरे गुलाम थे नसरुद्दीन कुवाचा, जिसे महमूद गौरी ने सिंध और मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। और इन्हें नियुक्त करने के पश्चात इन जगहों का शासक नियुक्त करने के पश्चात यह अपने प्रदेश गौर प्रदेश चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है, इतिहासकार प्रायः यह बताते हैं कि 1205 में जब यह गजनी में था, तो उसका यहाँ पे गजनी के लोगों द्वारा इसका प्रायः बहिष्कार किया था। जो गौर प्रदेश थी, गौर प्रदेश के लोगों द्वारा इसका बहिष्कार किया था। और यह 1205 में भारत की ओर आ रहा था। भारत की सीमा में जब यह प्रवेश किया था, तो यहाँ पे कुछ जनजाति के लोग थे जिनका नाम था खोक्कर। तो दोस्तों खोक्करों को इसने बुरी तरह पराजित किया था, खोक्करों का काफी इसने कत्ल किया था, और फिर यह भारत में प्रवेश हुआ था। और दोस्तों इस प्रकार से जब यह भारत से बाहर जा रहा था, मार्च 1206 की बात थी, जब यह भारत से अपने प्रदेश गौर प्रदेश की ओर लौट रहा था, तो मार्ग में खोक्कर लोग यहाँ पे यह आएगा और हम इसकी हत्या करेंगे करके काफ़ी अपनी सेना को लेके पहुंचे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 13 मार्च 1206 को खोखर लोग इसकी हत्या कर देते हैं मोहम्मद गौरी की। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी का यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। और मोहम्मद गौरी के शव को दोस्तों फिर बाद में गजनी ले जाकर इसको गजनी में इसके शव को दफनाया गया था, तो दोस्तों इस प्रकार से जब इन्होंने यहाँ भारत में आक्रमण किया था, तो इनके आक्रमण से संबंधित जो जानकारी यहाँ पे मिलती है, यह मिनहाज उल सिराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकात ए नासरी, अर्थात किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना आक्रमण किया था, किस प्रकार से इन्होंने भारत में तुर्क इस्लाम शासन की स्थापना करी थी, इससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे मिनहाज उल सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी से मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जब इनकी मृत्यु होती है, तो इनके गुलाम जो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यह भारत में गुलाम वंश की नींव रखते हैं 1206 में, और यह सब लोग तुर्क लोग थे। और इनके यहाँ आक्रमण करने के पश्चात भारत में इस्लाम सत्ता का यहाँ पर परमानेंट रूप से अधिकार हो जाता है। फिर बाद में यहाँ लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत चलती है। 1206 से 1290 तक यहाँ पे गुलाम वंश शासन करता है, और 1206 से 1526 तक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत शासन करती है, जिसमें अनेक राजवंश आते हैं। तो इन राजवंशों से संबंधित अर्थात दिल्ली सल्तनत से संबंधित अर्थात भारत में जो अन्य मुस्लिम शासक थे उनसे संबंधित चर्चा हम अपने अगले आगामी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और इससे संबंधित कोई भी यहाँ पे अगर कोई डाउट होते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर यह आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।